अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। एक छोटा सा आसान सा आईएएस है, IS-21। इसका नाम तो बहुत लंबा है लेकिन इसको प्यार से कहते हैं फॉरेन करेंसी, और ये हाफ है आपके सिलेबस में। बाकी हाफ जो है वो CFAP है और वो है फॉरेन कंसोलिडेशन, वो CFAP में। तो जो हाफ कैफ में है वो कर लेते हैं, छोटा सा आसान सा है। इस पे सेपरेट सवाल के चांस कम होते हैं लेकिन खैर आ भी सकता है 5, 6, 7 नंबर का। और अगर सेपरेट नहीं है तो फिर ये IS-12 में एक आधी एडजस्टमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिल सकता है। इसमें पहले ना कोई थ्योरी की चीजें देख लें और इतनी सारी चीजें लिखवाने की बजाय इसको किताब से देखते हैं। इसके लिए आप आइएगा पेज पहला। नहीं है किताब? हाँ तो किताब पे का है ना, IS-21 के पहले पेज पे आ जाए। फाइव 83। पहुंच गए? IS-21 के पहले पेज पे आ जाए, जिस किताब में जो भी पेज नंबर है। एक मुझ तक 583 पहुंचा है तो अपनी अपनी किताबों में देख लें कौन सा पेज है? अपनी अपनी किताबों में देख लें। IS-21 नाम सब में IS-21 ही होगा, पेज नंबर देख लें अपने हिसाब से जो भी बनता है। इनमें देखें टॉप पे कोई 3, 5, 6 डेफिनेशन लिखी हुई है। इनमें से 1.8 देखें। 1.8 प्रेजेंटेशन करेंसी। हाँ डेफिनेशन याद करनी है। ये MCQs में हो सकती हैं, MCQs में, ट्रू फॉल्स में हो सकती हैं। सारी की जरूरत नहीं है, ये 3-4 बता रहा हूं बहुत है जी। PIA की रिपोर्ट, हाँ वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं। हाँ जी, प्रेजेंटेशन करेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस करेंसी में बन रही हैं वो प्रेजेंटेशन करेंसी है। फॉरेन करेंसी क्या होगी? नहीं, उसके किसके जिसके अलावा फॉरेन करेंसी होती है वो भी नहीं बताई, वो बता देता हूं। एक होती है फंक्शनल करेंसी। IS-21 में मेन करेंसी है फंक्शनल करेंसी, नहीं मेन करेंसी नहीं, मतलब जो समझाने वाली चीज करेंसी है वो फंक्शनल है। ये जरा गहरी बात है, समझ लें, और इतनी गहरी और इतनी सब्जेक्टिव है कि इस पे एक लाइन लिखने की बजाय IS ने कुछ 7-8 लाइनें लिखी हुई हैं। समझाता हूं। जिस मुल्क में, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में एक बिजनेस है
कोई सर्विसेज का बिजनेस है, उसके सारे कस्टमर्स भी, उनको जो कस्टमर से पैसे मिलते हैं वो भी सब पाउंड में मिलते हैं। जो इस सर्विसेज के बिजनेस ने आगे लोग हायर किए हुए हैं उनको सैलरीज भी वो पाउंड में देता है। और यहाँ कोई मेन खर्चा तो है नहीं, छोटा सा कमरा किराए पे लिया हुआ है और 5-6 लोग इंटरनेट जो कंप्यूटर्स पे हैं वही सब सर्विसेज दे रहे हैं। तो पैसे भी मेनली पाउंड में आ रहे हैं, खर्चे भी मेनली पाउंड में है। तो किस मुल्क के हाँ, वो पैसे रखते भी पाउंड में ही है, बाहर जायदादें बनाई हुई है, बैठे पाकिस्तान में। तो किस मुल्क के हालात उनको अफेक्ट कर रहे होंगे उनके बिजनेस को? है यूके के, क्योंकि उनका पैसा आना जाना सारा पाउंड में है, तो उनको यूके के हालात मेनली अफेक्ट कर रहे हैं। तो यूके के हालात मेनली अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो यूके की करेंसी इस बिजनेस की फंक्शनल करेंसी कहलाएगी। किसी बिजनेस के जो मेन काम होते हैं, चीजें बेचना, खरीदना, बनाना, लोगों को सैलरी देना, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़ी इनकम्स, बिजनेस के जो मेन इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज हैं, जिस मुल्क के इकोनॉमी के हालात उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, उस मुल्क की करेंसी फंक्शनल करेंसी। दोबारा, अगर एक बिजनेस पाकिस्तान में मौजूद है और गुड्स बेचता भी सारी यही है, रुपए में प्राइस लगाता है, खर्चे भी सारे यही होते हैं, कोई एक आधी इंपोर्ट है खैर है, लेकिन मेन खर्चे, मेन इनकम यही रुपए में ही है, तो उसको पाकिस्तान के हालात ही इंफ्लुएंस करते हैं। तो पाकिस्तान की करेंसी उस बिजनेस की फंक्शनल करेंसी। तो फंक्शनल करेंसी का यह मतलब नहीं है कि बिजनेस फिजिकली कहां मौजूद है, यह नहीं है फंक्शनल करेंसी। बिजनेस की फंक्शनल करेंसी वो है कि जिस मुल्क के इकोनॉमी के हालात मेनली इंफ्लुएंस करते हैं उस बिजनेस को, उस मुल्क की करेंसी फंक्शनल करेंसी है। ये इतनी आसानी से डिटरमिन नहीं हो सकेगा, ये बिजनेस को फैसला करना पड़ेगा, और आईएएस ने इसके बारे में गाइडेंस दी हुई है, वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। पहले तो 1.6 पढ़ लें। प्रेजेंटेशन करेंसी वो होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। हो सकता है वो फंक्शनल करेंसी में ही बन रही हो सकता है किसी और करेंसी में बन रही हो। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं। जैसे अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, फंक्शनल करेंसी, हो सकता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपए में बनती हो, बन सकती हैं। तो प्रेजेंटेशन करेंसी वो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी नजर आ रही है, फंक्शनल करेंसी वो है जो बिजनेस को मेनली इंफ्लुएंस करती है। तो 1.6 पढ़ के उसके बाद ये जो नीचे आपको 1.10 और 1.11 नजर आ रहे हैं ना, ये सब याद करना। 1.10 भी और 1.11 भी याद करने। ये एमसीक्यूज में सवाल आ भी चुका है। ये जो 1.10 है इनको प्राइमरी फैक्टर्स कह लें, और जो 1.11 है इनको सेकेंडरी फैक्टर्स कह लें। 1.10 को प्राइमरी फैक्टर्स और 1.11 को सेकेंडरी फैक्टर्स। किस बात के फैक्टर्स? कैसे फैसला होगा कि कौन सी करेंसी फंक्शनल है? तो प्राइमरीली ये 1.10 को देखा जाएगा, और इनके अलावा 1.11 को भी बिजनेस देख सकता है। ये पढ़ लें, 1.10 और 11 पढ़ लें। डिनोमिनेटर मतलब जिसमें प्रेजेंट हो रही होती है, प्राइस लग रही होती है जिसमें, जैसे प्राइस टैग लगा हुआ है $50, तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिनोमिनेटेड इन डॉलर है। हाँ जी,
ये जो फैक्टर्स है ना, ये डिसाइसिव फैक्टर्स नहीं है, करना कंपनी ने खुद फैसला है। IS-21 सिर्फ मदद कर रहा है कि आप ये फैक्टर्स देख के फैसला कर लें। IS-21 ने रूल नहीं बना के देना कि हाँ ये तुम्हारी फंक्शनल करेंसी, ये बिजनेस ही फैसला कर रहा है, तो ये बिजनेस फैसला करेगा, यानी ये स्टूडेंट की टेंशन ही नहीं है। करना क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। फंक्शनल करेंसी में अकाउंटिंग करनी होती है, यानी बिजनेस ने जो अकाउंटिंग करनी होती है अपनी बुक्स में, वो फंक्शनल करेंसी में करनी होती है? अगर तो बिजनेस, बाकी भी सुन लें, फंक्शनल करेंसी में बिजनेस ने अपनी अकाउंटिंग करनी है, फंक्शनल करेंसी में। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी भी वही है तो वही है, अगर नहीं तो फिर एक्सचेंज रेट चेंज करके अप्लाई करके प्रेजेंटेशन करेंसी में डाल रहे होते हैं। लेकिन ये आईएस मेनली बना हुआ कि प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी के फर्क क्या क्या करना है। इस आईएस में जो कैफ लेवल पे बात है ना, कैफ लेवल पे इस बिजनेस की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग किस करेंसी में करनी होगी, फंक्शनल करेंसी में। तो उसमें कैसे ट्रांसलेट करना है, किस दिन का रेट लगाना है, वो पढ़ने लगे हम। फंक्शनल करेंसी का फैसला कैसे करना है, आईएस ने सिर्फ ये गाइड किया हुआ है, फैसला करना बिजनेस ने। तो 1.10 और 1.11 कहा था पढ़ने को, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो चुका है, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, और वैसे 2-3 नंबर का स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आपको भी FAR 1 में वो इंपेयरमेंट की इंडिकेशंस आई थी, तो उस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो एक बार 1.10 और 1.11 पढ़ लें तो फिर काम की चीजों पे आगे बढ़े। इसको ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की, बस ये जो 2 पॉइंट्स हैं याद कर लें, बस फिर आगे चलें। ओके, अच्छा जी, अगली डेफिनेशन ये आपको बचपन में कहीं बताई हुई है, मॉनेटरी आइटम्स। ये भी एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है बात। मॉनेटरी आइटम्स देखें 1.7, ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती है और आईएस में भी इसका जिक्र भी आने लगा है। मॉनेटरी आइटम्स वो एसेट्स हैं जो हमारे एसेट ही इसलिए हैं क्योंकि हमें कैश मिलना है, हमारा हक है पैसे लेना, जैसे रिसीवेबल्स। मॉनेटरी लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो लायबिलिटी ही इसलिए है क्योंकि हमने पैसे देने, इनको मॉनेटरी आइटम्स कहते हैं, मनी से मॉनेटरी, यानी वो एसेट्स और लायबिलिटीज जिन्होंने सेटल होना ही कैश में। मॉनेटरी आइटम्स पढ़ लें। जो पैसा हमारे पास पड़ा है वो तो मॉनेटरी एसेट है ही है, उसके अलावा वो एसेट्स जो टू बी रिसीव्ड यानी मिलने हैं, हमारा हक है, या पे होने हैं कैश में, वो मॉनेटरी आइटम्स है। हाँ जी, मॉनेटरी आइटम्स। ओके, अच्छा, याद करने वाली चीजें इतनी ही हैं तो बस किताब बंद कर दें। एक सवाल लिखें, ये ऐसा काम मैंने आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाते हुए भी करवाया था, उसी से ही मिलता जुलता है, बल्कि तकरीबन वैसा ही काम है।
मैं आपको ना कुछ आइटम्स की लिस्ट बताऊंगा, आपने उसके सामने FAFL और मॉनेटरी आइटम, जैसे कैश फाइनेंशियल एसेट है मॉनेटरी आइटम है, ये इस तरह से काम करना। मैं आपको कुछ आइटम्स बताने लगा हूं, आपने उनको फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्रॉस, और मॉनेटरी आइटम तो या तो बस है या नहीं है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बताता हूं। पहला तो आपने लिख ही लिया, वो तो देख भी लिया सोल्यूशन उसका। चलिए मिटा दिया सोल्यूशन मैंने। पहली आइटम है कैश, लिखे ना, लिख लिया। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। ओह, सोल्यूशन मुझे नहीं बताया, भी खुद ही लिखिएगा, बस चुप करके सुनते जाएं। राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पेएबल, IS-37 शायद जरा सा याद हो। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर्स बता दिया, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स बता दिया। लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इन्वेंट्री बता दिया, इन्वेंट्री। चलें बस बहुत है, करें करें सॉल्व।
बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, बिल्कुल पढ़ लें, टेस्ट थोड़ी है, पढ़ लें। ज्यादा देर लगा दी यार। हाँ जी, डन के कर रहे हैं, करें। ज्यादा देर हो गई यार। डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी लिखा हुआ। अच्छा, जो लोग करके ये नोट करने लग गए, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की मैंने मिसालें दी हैं, और अगर ये नोट कर ले तो अपने अल्फाज में अगर लिखना चाहें तो, अगर कोई मसला नहीं है ना लिखें तो, अगर लिखना चाहें कि हम करने क्या लगे तो वो बिजनेसेस जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस करते होंगे, जो उनकी अमाउंट तो फॉरेन करेंसी में होती होगी, लेकिन अकाउंटिंग किस करेंसी में करनी है? फंक्शनल करेंसी में। तो हम इस आईएएस में मेनली सीखने ये लगे
कि इस इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट किस रेट पे करना है, किस दिन के एक्सचेंज रेट पे करना है, और अगर कोई एक्सचेंज गेन लॉस आए तो उसकी क्या काउंटिंग करनी है, ये सीखने लगे हम। अगर आप लिखना चाहें तो, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम करने क्या लगे। अगर लिखना चाहें कि वो बिजनेसेस जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं उन ट्रांजैक्शंस की अमाउंट तो फॉरेन करेंसी में होती है, लेकिन बुक्स में कौन सी करेंसी लिखनी है, फंक्शनल करेंसी, तो ट्रांसलेट करने के लिए कोई एक्सचेंज रेट होना चाहिए। अच्छा, जो बीआईए पढ़ रहे हैं लोग, ये हेजिंग नहीं है, असल में कैश फ्लो है नहीं है ये नहीं पढ़ रहे हैं हम यहां पर, वो हेजिंग थी, वो बीआईए है, उसकी अकाउंटिंग नहीं है कैफ में। फॉरवर्ड की अकाउंटिंग क्या होती है, फ्यूचर की क्या होती है, सीफैप में पढ़ेंगे तो लग पता जाएगा, अभी वो उससे मिक्स ना करिएगा, ठीक है। बीआईए वाली क्लास साइड पे कर दें, वो और टीचर थे, वो और लोग थे, है? वो ऐसे खड़े होते थे, मैं ऐसे खड़ा हूं। मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अगर लिखना चाहें तो इस आईएएस में हम पढ़ने क्या लगे, इस आईएएस में हम ये करना चाह रहे हैं कि जो बिजनेस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस करता होगा, ट्रांजैक्शन की अमाउंट किस करेंसी में होगी, अमाउंट किस करेंसी में होगी, फॉरेन, लेकिन हमने उसको अपनी बुक्स में लिखना किस में, फंक्शनल करेंसी में। तो इस आईएएस में हम दो बातें करने लगे, एंट्री करने के लिए ट्रांसलेट करना किस दिन के एक्सचेंज रेट पे होगा, और दूसरी बात कि जो एक्सचेंज गेन लॉस आया करेगा उसको कहां चार्ज करेंगे। मेनली ये दो बातें हैं जो कैफ में। हाँ जी, लिस्ट पूरी हो गई। पहला क्या था, कैश। कैश फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आता है तो फाइनेंशियल एसेट है, और मॉनेटरी एसेट की भी डेफिनेशन में है तो मॉनेटरी एसेट भी है। दूसरा क्या था, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि फाइनेंशियल एसेट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, और ये मॉनेटरी एसेट है क्यों, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, हमारा हक है कि हमें पैसे वापस मिले, क्योंकि जिसने डिवेंचर इशू किए हुए उसने बोरो किया हुआ, तो इसलिए ये फाइनेंशियल एसेट भी है और मॉनेटरी एसेट भी है। अगला क्या है, राइट ऑफ यूज, ना ही फाइनेंशियल एसेट है और ना ही मॉनेटरी एसेट। राइट ऑफ यूज में हमें कैश थोड़ी मिलना है भाई, हमने गाड़ी किराए पे ली है तो हमें ना कैश लेना थोड़ी हक है, तो इसलिए ना ये मॉनेटरी है ना ये फाइनेंशियल एसेट। किसी चीज पे डाउट हो तो शर्माना नहीं, पूछ लेना। राइट ऑफ यूज पे एतराज, जो एसेट किराए पे लिया हो, हम पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स को राइट ऑफ यूज कह देते हैं, पीपीई होता है वो। आगे, प्रीपेड इंश्योरेंस फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट नहीं है। फाइनेंशियल एसेट तीन होते हैं, कैश, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इन तीनों में से कुछ नहीं है, और ये मॉनेटरी एसेट भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कैश थोड़ी आना। अच्छा, कुछ सादे लोग शैतान के वसवसे में आ जाते हैं और शैतान वसवसा ये डालता है कि पैसे ही तो दिए हुए हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस पैसे नहीं दिए हुए, तो पैसे दिए हुए नहीं मॉनेटरी एसेट है। जो हमारा रिसीवेबल है कि कैश मिलना है वो मॉनेटरी एसेट है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों ही नहीं है। बैंक वालों ने नहीं तो सिर्फ बैंक ने क्यों, कोई भी कैश की इंश्योरेंस करा लेता है, तो क्यों मिलेगा कैश? अगर नुकसान हुआ तो वो, अगर नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, और फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नाम का एसेट बना लेंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो है वो फाइनेंशियल एसेट है, वो मॉनेटरी एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस थोड़ी मॉनेटरी एसेट। आगे, लीज रिसीवेबल
ये दोनों ही हैं। फाइनेंशियल एसेट भी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, और चूंकि मिलने ही पैसे हैं तो मॉनेटरी एसेट भी है। आगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों ही नहीं। अच्छा, इसमें किसी को लग सकता है कि मॉनेटरी है क्योंकि किराया मिलना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा एसेट इसलिए थोड़ी है कि उससे किराया मिलना है, वो तो बिल्डिंग है, हमारा एसेट है। हाँ, रेंट रिसीवेबल आ रहा होता, वो होता मॉनेटरी एसेट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों में से कुछ नहीं है। आगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये फाइनेंशियल एसेट है, उसकी डेफिनेशन में था, मॉनेटरी एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, हमारी कोई कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है शेयर होल्डर को पैसे वापस करना। कल को कंपनी खत्म होगी, जो बचेगा वो ले लें आगे। लेकिन मैंने डिविडेंड रिसीवल तो नहीं पूछा ना। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स फाइनेंशियल एसेट बिल्कुल है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में था। मॉनेटरी एसेट नहीं है क्योंकि हमारा हक नहीं है कैश लेना, हम तो ओनर हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं है। आगे, इनकम टैक्स पेएबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया गवर्नमेंट के साथ, ये तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। लेकिन जो कि पे करना है तो मॉनेटरी है। तो इनकम टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन मॉनेटरी लायबिलिटी है। आगे, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम क्यों है? पैसे ही जाने तो मॉनेटरी आइटम है, फाइनेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वो तो हमने इखलाक में सोचा हुआ पैसे खर्च कर देंगे। आप क्या कह रही हैं? तो पैसे ही लगेंगे ना, और क्या। हमारा तो खर्च होगा ना, तभी तो प्रोविजन बनाइए। प्रोविजन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो खर्चा तो होना है। तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाला है तो वो मॉनेटरी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। आगे, लीज लायबिलिटी दोनों ही हैं, मॉनेटरी भी है और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है। आगे, क्रेडिटर्स दोनों हैं। आगे, ये दोनों ही नहीं है क्योंकि हमारा कैश लेना हक नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही नहीं है। आगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी दोनों नहीं है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कैश देना नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है। आगे, इन्वेंट्री, ये भी दोनों नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मॉनेटरी है, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो बेचेंगे तो मिलेंगे ना, और बेचेंगे तो डेटर से पैसे मिलेंगे। पड़ी हुई इन्वेंट्री हक थोड़ी है पैसे लेना, तो इसलिए मॉनेटरी आइटम नहीं है इन्वेंट्री। डिविडेंड रिसीवेबल, मॉनेटरी तो है, फाइनेंशियल शायद नहीं है। डिविडेंड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। हाँ, नहीं है, मॉनेटरी है। हाँ जी, इनमें से बताएं कोई, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, प्रेफरेंस। हाँ जी, इन आइटम्स में से किसी पे कोई एतराज, डाउट? चलिए, हो गया। अब इसमें अकाउंटिंग पे आते हैं कि IAS 21 में करना क्या है। अगर कोई बिजनेस कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा तो अब उनको ट्रांजैक्शंस तो हो रही होंगी इंग्लिश में, लेकिन लिखना उर्दू में। तो अब जब उर्दू में ट्रांसलेट करना है, अच्छा उर्दू में नहीं करना है, मतलब रुपए में करना है, किस दिन के एक्सचेंज रेट पे? जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रही है। और कैसे पता जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रही है? अच्छा, मैं दोबारा बताता हूं। गुड्स बेची, एक्सपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट कर दी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट।
तो प्राइस तो लगी डॉलर में, लेकिन हमने लिखना है रुपए में, तो किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? डेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, जिस दिन, तो किस दिन करें एंट्री? ये IFRS 15 बताएगा, यानी जिस ट्रांजैक्शन को उसके अपने रेलेवेंट IS के मुताबिक जिस दिन रिकॉर्ड करना बनता था, उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन shall be recorded at the date of transaction in functional currency using the exchange rate on the date of transaction। जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने बुक्स में अकाउंट फॉर तो फंक्शनल करेंसी में कर, तो चूंकि वो डिफरेंट करेंसी में है तो इसलिए उसको फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब जैसे डेटर, डेबिट और सेल्स क्रेडिट है, कोई कैश फ्लो हो रहा है इसमें? कैश फ्लो अभी नहीं हो रहा ना, तो BIA में तो हम कैश फ्लो कर रहे थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं BIA वाली बात अभी नहीं है। अभी तो डेटर, डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अभी तो कैश ही नहीं आ जा रहा। तो इस एंट्री की अमाउंट हमने जब रुपए में लानी है, तो उस डॉलर को रुपए में किस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे? जिस दिन वो डेटर, डेबिट, सेल्स क्रेडिट करनी बनती है, उसको कह रहे हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये बात आप बेशक अपनी जबान में लिख लें इस डब्बे के अंदर कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। बेशक अपनी उर्दू, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश जैसे मर्जी लिख लें। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब वो डेट है जिस दिन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना बनता था अपने रेलेवेंट IS के मुताबिक। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम उसको कह रहे हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना बनता है अपने रेलेवेंट IS के तहत। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की शान में कुछ लिख रहे थे आप। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वो डेट है जिस दिन उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना बनता था अपने रेलेवेंट IS के मुताबिक। इसी डब्बे में एक और पॉइंट बता रहा हूं, और है बंद हो गया डब्बा, तो अगला डब्बा बना लें, कोई मसला नहीं।
एक और पॉइंट बता रहा हूं, ये भी ना ट्रू फॉल्स में या वो जो बाजों का एमसीक्यूज होते हैं ना कि दो तीन स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इस तरह से ये टेस्ट हो सकता है। ये वाला एक और पॉइंट बता रहा हूं। फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस एवरेज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट for a period, for a period can be used, can be used for all foreign currency transactions, for all foreign currency transactions during that period, अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, जिनकी अंग्रेजी इधर उधर गिर गई दोबारा बता रहा हूं। फॉर प्रैक्टिकल रीजंस an average exchange rate can be used for all foreign currency transactions during that period only if exchange rates do not fluctuate significantly. अच्छा, ये सिर्फ आपने ना ये ट्रू फॉल्स वगैरह के लिए बात याद रखनी है, न्यूमेरिकली ये काम आपने नहीं करना है। जब इसके न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो उसमें आपने नहीं एवरेज रेट लेना, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है बात। अब तो खैर ऐसे हालात नहीं है। मुशर्रफ का दौर था, मैं उन दोनों जॉब करता था एक जगह, तो वहां ना काफी अरसे तक 60 रुपए का डॉलर फिक्स था, तो इसलिए फिर बिजनेसेस क्या करते थे, फिर वो 60 रुपए पे अकाउंटिंग कर लेते थे। है जी, हाँ, डब्बा बंद। सवाल लिखे। सवाल, on 1st Feb 26, order of 300 units at a price of $50 each was received from customer on 31st March. Goods were delivered to customer. Cash was received on 15th April.
सेल्स वाली एंट्री रिक्वायर्ड है आपसे। जी जनाब, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट $1,500 इनटू IFRS 15 के मुताबिक सेल्स रिकॉर्ड होनी बनती है इस दिन, तो ये वाला रेट 274 4110 000। ये पूछा था मैंने, बस ये पूछा था, बस ये पूछा था, कैश की नहीं पूछी थी मैंने। 1500 15,000 सॉरी, कैश की मैंने नहीं पूछी थी एंट्री, बस सेल्स की पूछी थी। कोई एतराज इस रेट पे? एक और लिखें, एक और सवाल लिखें। मैंने ना एक चीज अभी बताई नहीं है, मैं बस वो चेक करना चाह रहा हूं कि नेचुरली आप उसका क्या करते हैं, फिर बताऊंगा। आप बेफिक्र होकर करना जो आपको ठीक लगे। एक है वो कराना है, अभी वो भी कराना है, अभी तो इनिशियल रिकग्निशन है, अभी सब्सिक्वेंट में आएगी वो बात। एक और सवाल लिखा रहा हूं, was imported at a price of yen 2 million in respect of which following details are available.
एक मशीन इंपोर्ट की हमने 2 मिलियन येन की, येन जापानीज करेंसी, और उसके हवाले से फॉलोइंग डिटेल्स बता रहा हूं। इसमें मैं आपसे वो चीज टेस्ट कर रहा हूं जो मैंने आपको भी नहीं बताई है, तो इसलिए अगर गलत भी हो तो कोई बात नहीं, मैं बस एक नेचुरल रिएक्शन देखना चाह रहा हूं कि आपका जो टैलेंट है काउंटिंग का, आप क्या करते इसका। रिक्वायर्ड है आपसे यूजफुल लाइफ 10 साल, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 25, ये रिक्वायर्ड है आपसे। इस मशीन की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 25 ईयर की।
हाँ जी, डन। कॉस्ट कितनी? 2 मिलियन इंटू 5 ये, चलो ठीक है, शाबाश, बट डन, आपको आ गया आईएस। हाँ जी, 5.6 प्लस 5 लाख, बस या और भी कुछ? 5.7 क्या? 5.7 एंड आंसर बता रहे हो? 5 लाख तो रुपए बताए मैंने। क्या? वो आप कैलकुलेट कर देना। 11 पॉइंट, यही है सबका, यही नहीं? क्या किया है? 5.5 लगाया है, क्यों? कहां लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कहां से आ गया यार? मैंने कहां लिखा लेटर ऑफ क्रेडिट? और अच्छा, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू हो रहा है, मशीन किस दिन डेबिट होनी बनती है? हाँ, तो मशीन के ऊपर तो वो वाला रेट लगेगा। क्या चीज? मैंने इसलिए तो आपसे कहीं पेमेंट नहीं पूछी ना, डेप्रिसिएशन पूछी है। मशीन तो डेबिट जिस दिन होनी है, मशीन पे तो वही रेट लगना है। मशीन किस दिन डेबिट होनी बनती है? जिस दिन पैसे देने हैं, 31 मार्च को। तो मशीन की कॉस्ट रुपए में लाने के लिए 31 मार्च वाला रेट लगेगा, नहीं? हाँ जी, परचेज ऑर्डर तो बन गया ना। हमने कहा सप्लायर को कि हमें पैसे मशीन चाहिए, उसने कहा ठीक है मिल जाएगी 2 मिलियन येन। अब आगे तो उसने और क्या बताना था? हाँ, मशीन किस दिन डेबिट होनी बनती है, तो बस मशीन डेबिट जिस दिन होनी बनती है वो वाला रेट लगेगा। क्या चीज? यार यही कहा था, ये वाली चीज को साइड पे रखो अभी। हाँ जी, 31 मार्च वाली डेट। तो वो जो बाद के रेट्स दिए मैंने हैं, मशीन डेबिट का बाद वालों से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मशीन जिस दिन डेबिट होनी है हमने उस दिन मशीन का रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अगले दिनों में मशीन को अपडेट नहीं करना। ओके, तो बस यही रूल है, जो उसके बाद ये रूल भी बताना था आपको, तो ये आपको आ गया, खुद ही आ गया। तो मशीन ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इसकी कॉस्ट है और डेप्रीसिएशन
11.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8/12। अच्छा ये चीज हाँ अभी बताने लगा हूं कि पेमेंट का क्या करेंगे, कैश कितने से क्रेडिट होगा, वो करते हैं बात अभी। मशीन मैंने आपको बताना था कि जिस दिन मशीन डेबिट होनी बनती थी उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा। इस सवाल पे और कोई एतराज? चले ये थी इनिशियल रिकग्निशन, अब आते हैं सब्सीक्वेंट पे। इनिशियली डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री हो गई। उसके बाद अगर अभी तक पैसे नहीं मिले और अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया है तो ईयर एंड पे डेटर और सेल्स के साथ कुछ मजीद हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है कि नहीं? तो सेल्स के साथ तो नहीं करनी, डेटर की शायद करनी हो। इसी तरह हाँ बताता हूं, इसी तरह से एम्प्लॉइज को सैलरी दी और सैलरी उनको डॉलर में दे रहे थे, तो अभी जो साल ईयर एंड का आखिरी महीना था, सैलरी इज डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, डॉलर में देने थे पैसे, सैलरी डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट। इस एंट्री पे कौन सा एक्सचेंज रेट लग रहा होगा? सैलरी डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट, एंड वाला जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ईयर एंड पे खड़े हैं और अभी तक सैलरी पे नहीं की है, तो सैलरी एक्सपेंस का क्या दोबारा से कुछ करना है? नहीं। सैलरी पेबल का करना है, हाँ। तो वो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड की थी, उनमें अगर कहीं एसेट्स लायबिलिटीज भी इन्वॉल्व थे और अब ईयर एंड आ गया है तो उनका क्या करना, ये बात होने लगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में जहां कहीं कोई एसेट्स लायबिलिटीज इन्वॉल्व थे, बल्कि ये भी लिख ही देता हूं, एसेट्स लायबिलिटीज involved in foreign currency transactions। जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई थी, हो गई, रिकॉर्ड हो गई, कौन सा एक्सचेंज रेट लगा उनको रिकॉर्ड करते हुए? उस दिन वाला रेट। अब यहां तक इनिशियल रिकॉर्डिंग हो गई। उस टाइम पे अगर कोई एसेट्स लायबिलिटीज भी क्रिएट हुए थे, ईयर एंड आ गया है, तो अब उन एसेट्स लायबिलिटीज को कुछ करना है कि नहीं करना, ये बात होने लगी। तो ये तीन तरह के एसेट्स लायबिलिटीज हैं। एक है मॉनेटरी आइटम्स, इसमें इस हेडिंग में ना तीन तरह की बातें आ रही हैं। अगर जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में एसेट्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड हुए थे वो मॉनेटरी थे, जैसे सीधा ही कैश, कैश के अलावा डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट में तो जो डेटर था,
मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट में जो पेएबल था, सैलरीज डेबिट सैलरी पेएबल क्रेडिट जो सैलरी पेएबल है, ये उसकी बात हो रही है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में जो पेएबल रिसीवेबल बने हुए थे उनकी बात हो रही है। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की $10,000 की और ईयर एंड पे वो डेटर है अभी भी, जिस दिन सेल रिकॉर्ड की थी ये एंट्री किस अमाउंट से की होगी? जो उस दिन एक्सचेंज रेट था लेट से ₹300 था, 3 मिलियन है। इनिशियली एंट्री हो गई, ईयर एंड आ गया है और अब डेटर्स हमारा एसेट है। तो जो डेटर्स हैं हमें $3 मिलियन मिलने हैं या $10,000 मिलना है? $10,000 मिलना है। हमें असल में $10,000 ही मिलना है। 3 मिलियन तो सिर्फ उस दिन एंट्री करने के लिए बहाना था। हमने उस दिन एंट्री किसी ना किसी अमाउंट पे तो करनी थी ना, वो हमने कर दी रुपए में, लेकिन असल में डेटर $10,000 है, 3 मिलियन रुपए नहीं है। और हमें असल में कैश फ्लो 3 मिलियन रुपए का होना है, $10,000 का होना है। तो फेयर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट होगी? ईयर एंड पे डेटर्स की फेयर फिगर क्या होगी? $10,000 पे ईयर एंड वाला एक्सचेंज रेट लगाएंगे। तो मॉनेटरी आइटम्स shall be retranslated at closing rate, that is rate at। तो जो डेटर क्रेडिटर है ना, उनकी सही रिपोर्टिंग तभी होगी फेयर अगर उन $10,000 को ईयर एंड पर दोबारा से रुपए में लाएं। तो मॉनेटरी आइटम्स के बारे में ये रूल है कि मॉनेटरी आइटम्स को हर साल क्लोजिंग रेट पर रीट्रांसलेट करना है। अच्छा, ये वाली बात पक्की बात है, समझ आइए ये क्या कर रहा हूं मैं। शुरू कहां से की कहानी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड की थी उनके नतीजे में कोई एसेट लायबिलिटी बने थे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जब हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी उस वक्त कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हुआ था, उसके साथ हमने ईयर एंड पे क्या सलूक करना है पढ़ा रहा हूं मैं, है जी। तो अभी मशीन वाला जो सवाल किया था, हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदी थी और मशीन डेबिट कर ली 31 मार्च को 5.6 पे। अब उस ट्रांजैक्शन की एंट्री तो कर ली, लेकिन ईयर एंड आ गया है और मशीन अभी भी हमारे पास है। तो वो है तो एक इंपोर्टेड मशीन, मॉनेटरी है मशीन, मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी है लेकिन है इंपोर्टेड। तो सही पिक्चर तब बैलेंस शीट में नजर आएगी अगर हम उस मशीन को फिर से येन पे अपडेट कर देंगे। क्यों नहीं? बस आ गई तो आ गई, अब तो मशीन यही है, अब तो यही है मशीन का जीना मरना। अब हमें कौन से येन नए मिलने हैं दोबारा, तो उसको नहीं करना अपडेट। तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स नहीं, अभी इस वक्त मशीन हमारे पास पड़ी है तो उसको एसेट कह रहे हैं ना। तो वो जो मशीन हमारे पास है उसकी बात हो रही है, कल को बेचेंगे कभी तो अलग ट्रांजेक्शन होगी तब देखेंगे यार, जब बेचेंगे तब देखेंगे ना, अभी तो मशीन हमारे पास है।
वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हमारी बुक्स पे कॉस्ट पे आ रही हैं, या अगर कॉस्ट मॉडल पे भी आ रही हैं, तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकली हुई है? यानी अगर ये इंपोर्टेड पीपी ही क्यों ना हो और कॉस्ट मॉडल पे आ रहा है, तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकली हुई है? कैरिंग अमाउंट कैसे निकली हुई है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन, यानी कॉस्ट से ही वो बुक वैल्यू आ रही है। तो वो एसेट जो मॉनेटरी तो नहीं है और वो हमारी बुक्स में कॉस्ट पे ही आ रहा है, चाहे आ ही कॉस्ट पे रहा है, चाहे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन पे आ रहा है, यानी बेस उसकी कॉस्ट ही है। तो अगर ऐसा एसेट है तो ये दूसरे वाली में हमने क्या करना है? रीट्रांसलेशन नहीं करनी। तो वो जो भी सवाल किया था जिसमें मशीन की कॉस्ट वही 5.6 ही थी, उसके बाद एक्सचेंज रेट का मशीन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो ये बात बताई। तीसरी चीज, अच्छा मैं फिर तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, पता नहीं मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा, ये जो सारी कहानी चल रही है ये शुरू कब हुई है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो इनिशियल रिकॉर्डेड थी उससे बात आगे चल रही है। यानी वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए कोई एसेट या लायबिलिटी अराइज हुआ था कैश के अलावा, कैश के अलावा कोई एसेट और लायबिलिटी अराइज हुआ था, तो फिर सवाल यह बनता है कि वो एसेट लायबिलिटी तो आज भी ईयर एंड में मौजूद है, तो क्या एक्सचेंज रेट का कुछ इस्तेमाल करना है कि नहीं करना? ये कॉन्टेक्स्ट है इसका, है जी। जो इनिशियली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई थी किस एक्सचेंज रेट को यूज करके? जब रिकॉर्ड हुई थी, और उसमें कहीं कोई एसेट लायबिलिटी इन्वॉल्व हुआ था, और वो एसेट लायबिलिटी आज भी मौजूद है। तो चूंकि उस एसेट लायबिलिटी की पैदाइश के टाइम पे एक्सचेंज रेट इस्तेमाल किया था, तो अब डाउट यह है
कि जब उसकी हैप्पी बर्थडे किया करेंगे तो दोबारा से एक्सचेंज रेट करना है कि नहीं करना, ये डिस्कशन चल रही है। तो अगर तो वो जो एसेट लायबिलिटी था वो डेटर क्रेडिटर था, तो फिर हर ईयर एंड पर अपडेट करना है। अगर वो डेटर क्रेडिटर नहीं था, यानी नॉन मॉनेटरी आइटम थी, नो हौसला, नॉन मॉनेटरी आइटम थी, और जिस फिगर पे वो आ रही थी वो कॉस्ट थी या कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एक्शन थी, तो उसका भी एक्सचेंज रेट की अपडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है नॉन मॉनेटरी आइटम, लेकिन बुक्स में कॉस्ट पे नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल लंदन में प्रॉपर्टीज है हमारी, इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, एवनफील्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल। अब है ये नॉन मॉनेटरी एसेट, लेकिन चूंकि ये बाहर के मुल्क में है, एसेट हमारा है बाहर के मुल्क में है, तो उसकी फेयर वैल्यू भी बाहर के मुल्क ही की होती होगी। तो ये मतलब है नीली वाली बात का कि है वो नॉन मॉनेटरी एसेट और वो बुक्स में कॉस्ट के अलावा किसी फिगर पे आ रहा है और वो फिगर फॉरेन करेंसी में निकाली गई है। ये हरी मिसाल में क्लियर करने के लिए एक और चीज बताता हूं। अगर हमने मशीन इंपोर्ट करके यहां मंगवा ली और अब वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो ये वो नहीं हो रही बात। क्यों? अब तो वो आ गई ना मशीन पाकिस्तान, अब तो रिवैल्यूएशन मॉडल में भी उसकी फेयर वैल्यू यहीं की ही होगी, तो ये वो बात नहीं है। ये बात हो रही है अगर हमारा कोई एसेट बाहर के मुल्क में है और अगर उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, तो उसकी फेयर वैल्यू बाहर के मुल्क में भारी ब्रांच है, वहां पड़े हुए एसेट्स हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू फिर रुपए में थोड़ी लगती होगी। तो ये उनकी बात होगी। इसी तरह अगर हमारी कोई लोकल मशीन है यहां, लेकिन उससे जो गुड्स बनती हैं वो नहीं, वो सारी गुड्स एक्सपोर्ट ही होती हैं, सारी गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं, तो ये कहां क्यों आ गई बात? मशीन है, पीपीई है, और उससे जो गुड्स बनती हैं सब एक्सपोर्ट ही होती हैं। हाँ जी, वैल्यू इन यूज तो फिर डॉलर में ही होगी ना, तो इसलिए ये उसकी भी बात हो रही है। इसी तरह इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है और वो इन्वेंट्री लोकल बिकती नहीं है, वो बिकती ही बाहर है, तो उसकी एनआरवी तो इस वक्त ये इन एसेट्स की बात हो रही है कि वो एसेट्स जो नॉन मॉनेटरी हैं लेकिन उनकी वैल्यू कॉस्ट के अलावा कुछ है, एनआरवी है, रिकवरेबल अमाउंट है, फेयर वैल्यू है, और चूंकि वो या तो है ही मुल्क से बाहर तो उनकी फेयर वैल्यू भी फिर फॉरेनर ही होगी, या उनकी एनआरवी या वैल्यू यूज कैलकुलेट हो रही है वो भी फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट हो रही है। ये उन एसेट्स की बात हो रही है जी। है दोबारा देखो, मैंने ना ये इस वक्त सिर्फ मिसाल लिखी है, उसलिए वैल्यू इन यूज कहा है। अगर किसी मशीन की वैल्यू इन यूज फॉरेन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लोकल है, तो उस वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में क्या करना है ये वो बात करने लगे हम। यानी जो फिगर्स ऊपर है ना, उनकी कैलकुलेशन किस दिन के एक्सचेंज रेट पे करनी है, ये हो रही है बात।
तो ये एनआरवी या फेयर वैल्यू, इसको अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग करते हुए तो रुपए में ही लाना है, या अगर हमारा एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस बाहर के मुल्क में, और वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, पीपीई है, लेकिन दूसरे मुल्क में ब्रांच है, तो उस बिल्डिंग, उस पीपीई को अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है तो उसकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में निकल रही होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन की जब अकाउंटिंग करनी होगी वो तो उर्दू में करनी होगी। ये हो रही है बात। तो अब उस अकाउंटिंग करने के लिए एक्सचेंज रेट कौन से दिन का इस्तेमाल होगा? जिस दिन हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपको भी, जी जी नमाज की बिल्कुल ब्रेक करेंगे, ये आपको मैं अभी सवाल कराता ना तो ये बात फिर बेहतर समझ आ जाएगी। नहीं नहीं ब्रेक नहीं है अभी, 5 कहां बज गए, अभी तो 4 भी नहीं बजे यार। नहीं 6 नहीं, पौने कुछ 6 तक। नहीं नहीं मगरिब तक, बस मगरिब, मगरिब का वक्त खत्म होने से पहले पहले चले। नहीं चलो कोई बात नहीं। वो नोटेड पक्का। जी
मॉनेटरी आइटम्स पर एक्सचेंज गेन लॉस क्यों आएगा? एक तो फाइनली जब डेटर्स सेटल हो रहे होंगे तो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेटर हमारी बुक्स में कोई और अमाउंट आ रही थी और जब कैश मिल रहा होगा तो कोई और आएगा। इसी तरह अगर डेटर अभी मिल नहीं रहे पैसे, अभी वो डेटर ही है, ईयर एंड पर हम उसको अपडेट कर रहे थे तो अपडेट करने का गेन लॉस आएगा। तो मॉनेटरी आइटम्स पर सेटल करते हुए भी गेन लॉस आता है और ईयर एंड पर रीट्रांसलेशन करते हुए भी गेन लॉस आता है। वो गेन लॉस P&L में जाएगा। मॉनेटरी आइटम्स को पे रिसीव करते हुए या फिर ईयर एंड का अपडेट करते हुए जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। जी 1 ईयर से ज्यादा गैप जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ना, या डेटर्स भी, हाँ तो इंटरेस्ट भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का कराता हूं सवाल। अच्छा, मैंने ये तीनों पॉइंट सेम इसलिए रहने दिए हैं ताकि आप इसी से रिलेट कर लें कि अभी जो पिछली हेडिंग में 3 पॉइंट्स लिखे थे मैंने वही 3 हेडिंग्स यूज की हैं। इस सूरत में एक्सचेंज गेन लॉस होगा ही नहीं। आप ये ब्रैकेट्स तो चले दोबारा ना लिखना, लेकिन वो नीली वाली बात तो दोबारा लिखना ताकि आपको पता चले कि वही उन्हीं 3 चीजों की बात हो रही है। हम्म, जी जी जी, हेडिंग यही है। इस सूरत में एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। क्यों? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी 1 जनवरी 25 को
यूके में 5,000 पाउंड की, और इस दिन एक्सचेंज रेट था 330। फिर 31 दिसंबर का दिन आया और प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो गई 54, और अब पाउंड हो चुका हुआ है 342। तो अब जब हम रुपी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक्सचेंज रेट का भी फर्क पड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ा है। अभी मैंने यहां लिखा हुआ था कि एक्सचेंज रेट किस दिन वाला यूज होगा? जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो अब जब वैल्यू बदल रही है तो एक्सचेंज रेट भी चेंज हो रहा है, तो इसमें भी एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व है, एक्सचेंज गेन लॉस इन्वॉल्व है। उस एक्सचेंज गेन लॉस का क्या करना है, सिर्फ ये अंग्रेजी बस सब्र से लिख लें, इसका आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, नमाज के बाद सवाल करेंगे तो समझ आएगा, बगैर सवाल के बाद समझ नहीं आएगी। लेकिन अंग्रेजी पूरी करूंगा तो सवाल करवाऊंगा ना। मिसिंग है क्यों? फुल स्टॉप नहीं लगाया, बस बाकी है। इफ वैल्यू गेन लॉस ऑन आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, एक ये शाख है, और इफ वैल्यू गेन लॉस ऑन आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, ये दूसरी शाख है। इस सूरत में एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा, और इस सूरत में एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा। कोई बात नहीं, अभी सवाल में समझाऊंगा। यहां तक क्या? अच्छा, ये आपके पेज पे ये जहां तक भी पूरा आया, उसके आगे कोई 5-7 लाइनें तो बची होंगी। हाँ, तो उनको खाली रहने दीजिएगा। अगली असर के बाद मैं आपको सवाल कराता हूं, तो फिर इसके बारे में ना कुछ एग्जाम नोट लिखवाऊंगा इन शाखों के नीचे। चलें जी, असर पढ़ लें।